बात चूंकि अब जंग की तरफ आ चुकी थी तो मैंने पूछा कि मशरकी पाकिस्तान को, जिसे तुम्हारे स्वर्गवासी पिता के कहने के मुताबिक फतह करना मुश्किल था, तुमने इतनी आसानी से क्यों कर फतह कर लिया। तो इसने कहा कि जिस मुल्क का सदर शराबी, कबाबी और जानी हो, ईस्टर्न कमांड का कमांडर बजाय जंगी चालें सोचने के रुकैया हॉस्टल ढाका में रिहाइश पजीर लड़कियों को जबरन उठवाता हो, जिसकी बना पर 2 दर्जन से जायद लड़कियों ने 2 मंजिला छत से कूद कर इज्तिमाई खुदकुशी की हो, जिस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज ना हो, इसे शिकस्त नहीं होगी तो और क्या होगा। वो फौजी पढ़ा लिखा और जंगी मालूमात पर खास दस्तरस रखता था। मैंने इसकी गुफ्तगू की बड़ी तारीफ की। नशे में होने की वजह से और एक एक्सपीरियंस से अपनी तारीफ सुनकर वो कुछ और भूल गया और कहने लगा, हमारी सरकार गैर मुल्कियों से जो असलहा लेती है वो खूब छान भटक कर और अपने अव्वलीन मकसद अखंड भारत के हसूल के लिए कारामद जान कर लेती है। रूस हमारा सच्चा दोस्त है। जंग से ऐन कबल इसने हमारे साथ दिफाई मुआहिदा किया। यूएनओ में कश्मीर के मसले को हमेशा वीटो किया। 62 में चीन के साथ जंग महज हमारी एक चाल थी कि हमें अमेरिकी असलहा मुफ्त में मिल सके। रूस से दोस्ती के बावजूद हमने सिर्फ किसी एक मुल्क से अपने हथियारों के हसूल की वाबस्तगी नहीं रखी। हमने बरतानिया, फ्रांस, पोलैंड, यूगोस्लाविया से भी हथियार लिए। 65 की जंग के बाद रूस ने हमें मिसाइल बोट्स ऑफर की, जिन्हें हमने फौरन ले लिया, जबकि वैसे ही मिसाइल बोट्स चीन ने पाकिस्तान को देने की पेशकश की, जिन्हें पाकिस्तानी नेवी के आला सतही टीम ने लेने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि इनमें अफसरों और जवानों के रहायशी कमरे अलग अलग ना थे बल्कि एक साथ थे। हमारी रूसी मिसाइल बोट्स ने ही पाकिस्तान के डिस्ट्रॉयर हैबर के चंद लम्हों में टुकड़े कर दिए। फ्रांसी टैंक AMX-30 की गोला फेंकने की रेंज 16 किलोमीटर है। PT-76 किस्म के पानी में तैरने वाले टैंक रूसी हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क अमेरिका पर इन्हिसार करता है और अमेरिका खुद सबसे बड़ा गासिब है। रेड इंडियंस के मुल्क पर यूरोपीय अक़वाम ने कब्जा किया और फिर हाना जंगी के बाद रियासतों में बंटकर हुकूमत करने लगे और रेड इंडियंस को रिजर्वेशन तक महदूद कर दिया। आज रेड इंडियंस सिर्फ फिल्मों में या कौमी त्योहारों पर सयाहों का दिल बहलाते नजर आते हैं। हमने अपनी दिफाई इंडस्ट्रीज लगाई और बहरी जहाज, हवाई जहाज और टैंक तक बनाने लग गए, जबकि पाकिस्तान एक जीप तक न बना सका। इसकी ये बातें हंजरों की तरह मेरे सीने में पेवस्त हो रही थी, लेकिन मैं खामोश था। वो तो कामयाबी और शराब के नशे में बोल रहा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मुझे आईना दिखा रहा है और मैं इन बातों में वही आईना मैं अपनी कौम को दिखाना चाहता हूँ। हम भी वही हैं, दुश्मन भी वही है और इसके अजाइम भी वही। पृथ्वी और अग्नि मजाइल इसके जारहाना अजाइम की अक्कासी करते हैं। ये तो रब्बे जुल जलाल वाली कराम की जात पाक है, जिसने इस आधे पाकिस्तान को अपनी पनाह में रखा हुआ है, वरना हमने तो अपनी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दुआएं देता हूँ, जिसने वतन की मोहब्बत में अपनी अनथक मेहनत और खौफ की परवाह किए बगैर अरबों डॉलर की पेशकश को मुस्तरद करके पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना दिया, वरना भारत तो 74 में पाकिस्तानी सरहदों के करीब एटमी धमाके कर चुका था। हमारे न्यूक्लियर पावर बनने की वजह से ही भारत तिलमिला रहा है, वरना इसने तो हमारे पाकिस्तान को भी साबिका मशरकी पाकिस्तान की तरह निवाला ही समझ लिया था। अपनी तरफ से भी चंद बातें पेश करता हूँ। पाकिस्तान जैसा माशी तौर पर तकरीबन दिवालिया मुल्क कर्ज ले लेकर जो अयाशियाँ कर रहा है, क्या हम इसके मुतहम्मल हो सकते हैं? हुकूमत जो गाड़ियाँ मंगवाती है वो मर्सिडीज 550 और बुलेट प्रूफ होती हैं। क्या स्वीडन किसी और दुनिया का मुल्क है जहाँ का वजीर आजम साइकिल पर दफ्तर जाता है, जिसकी बीवी लोकल बसों में बैठकर शॉपिंग करने जाती है? वियतनाम का अनजहानी सदर होची मुखड़ावा पहनकर गैर मुल्की वफद से मिलते हुए शर्म महसूस नहीं करता था, क्योंकि इसने अपनी साल भर की तनख्वाह मुल्की खजाने को दान कर दी थी और जूते खरीदने के लिए इसके पास पैसे ना थे। वो सदारती महल के बाग में एक हुट बनवा कर इसमें रहाइश पजीर था, इसलिए कि सदारती महल के खर्चात पूरे करने का इसका मुल्क इस वक्त मुतहम्मल ना था। आज वही वियतनाम सनती लिहाज से जापान के बाद दूसरे नंबर पर है, जिसने पाकिस्तान से 5 साला प्लान लेकर इस पर अमल दरामद किया था। अपने हमसायों की तरफ ही देखिए, तेल और मादनी वसाइल से मालामाल ईरान अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की पाबंदियों के बावजूद न सिर्फ जिंदा है बल्कि खुशहाल भी है। मैंने खुद साबिक ईरानी सदर हाशिम रफसंजानी को तेहरान के हमाशी हिटन होटल की लॉबी में 2-3 साथियों के हमरा स्नैक्स खाते हुए देखा था। मुझे इंतहाई ताज्जुब हुआ जब मैंने महसूस किया कि न तो पुलिस ने होटल को घेरे में ले रखा था और न ही सिक्योरिटी का कोई फर्द वहां मौजूद था। होटल के बाहर एक सयाह कार मर्सिडीज 200 खड़ी थी, जिस पर ईरान के कौमी और सदारती झंडे लहरा रहे थे। एक ड्राइवर था और एक बावर्दी फौजी जो गालबन मिलिट्री सेक्रेटरी था। ना ट्रैफिक रोकी गई और ना ही कोई और हिफाजती बंदोबस्त था।
आम लोगों की तरह वो होटल आए और बिल अदा किया और वापस चले गए। तेहरान में कई शाही महलात के बावजूद सदर मुमलिकत एक आम से 4 कमरों के मकान में रहता है। दूसरी तरफ भारत में देखिए, आज़ादी और खुद मुख्तियारी के 50 साल गुजरने के बावजूद वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय और राजीव गांधी अपनी प्राइवेट कोठी में रहते थे। वहाँ कोई नया पार्लियामेंट हाउस नहीं बनाया गया। अंग्रेजों के दौर का पार्लियामेंट हाउस ही ज़ेर इस्तेमाल है। नया सदारती महल भी नहीं बनाया। राष्ट्रपति भवन यानी सदारती रिहाइश गाह अंग्रेजों के दौर का वाइसरीगल लॉज है, जो किसी भी तरह से लाहौर के गवर्नर हाउस और कराची के गवर्नर और सदर की रिहाइश गाह से बेहतर नहीं। वहाँ सदर हो या वजीर आजम, गैर मुल्की सरबराह हूँ या कोई वीवीआईपी, सब भारत की बनी हुई मारुति या हिंदुस्तान नाम की गाड़ी में सफर करते हैं। वहाँ सरकारी ट्रैफिक गुजरते वक्त अवामी ट्रैफिक नहीं रोकी जाती। एक सवाल जिसका जवाब सिर्फ आपका दिल और ज़मीर ही दे सकता है। आज़ादी के इस 50 वर्षों में हमने क्या खोया और क्या पाया, और भारत ने क्या खोया और क्या पाया। पाकिस्तान का हर इंसान गैर ममालिक का 30,000 रुपये का मकरूज है, जबकि 900 मिलियन की आबादी वाले हमसाय मुल्क भारत के अफराद के ज़िम्मा कितना कर्ज है। खुदारा अपने गिरेबान में झांकिए, जवाब आपको खुद बहुत मिल जाएगा। इस हवालदार ने मुझे बताया कि वो BA है और अनकरीब इसकी तरक्की होने वाली है। इसकी जनरल नॉलेज और तारीख से वाबस्तगी की वजह से मैंने इससे अपने मतलब की बात ना ही पूछने में आफियत समझी। इसी असना में कल वाले क्लर्क साहब भी तशरीफ ले आए और मैं इनसे माजत करके कल वाले क्लर्क के साथ जा बैठा था, ताकि एडीओस के क्लर्क के साथ मुझे देखकर इस हवालदार को मेरे मुतल्लिक अगर कोई शक भी हुआ हो तो खत्म हो जाए। आज की शाम मुझे बेकार जाती दिखाई दी। अब तक मुझे इतनी ही कामयाबी मिली थी कि मैं इस शराब खाने में जाना पहचाना जाता हूँ। अगले रोज मैंने एडीओस के दफ्तर में कुछ वक्त गुजारा और वापस होटल लौट आया। आज की शाम मेरा इरादा था कि मैं किसी और दूसरे शराब खाने में जाऊं। शाम के 6 बजे के करीब मैं रिक्शा लेकर चल पड़ा और इस शराब खाने से करीब 1 फरलांग के फासले पर वाक़ई एक दूसरे शराब खाने में दाखिल हो गया। इस शराब खाने में सिख फौजियों की खासी तादाद मौजूद थी। सिख हो और शराब पी रहा हो तो इससे बुलवाना ज्यादा आसान होता है। फिर पंजाबी जुबान भी इनके करीब होने का एक बड़ा जरिया है। यहाँ सस्ती किस्म की शराब मुहैया थी। मैंने इसी की बोतलें मंगवा ली। कोई मेज खाली ना थी, लिहाजा एक टेबल पर जहाँ 4 सिख बैठे पी रहे थे, मैंने खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए पंजाबी में पूछा कि अगर इजाजत हो तो बैठ जाऊं। 2-3 सिख वक्त बोले, जम बैठो जी, और मैं चंद मिनटों में इनके साथ घुल मिल गया। पंजाबी जबान ने हमें बहुत जल्द बेतकल्लफ कर दिया था। मैंने मजीद शराब मंगवानी चाहिए तो इन्होंने रोक दिया और कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन मैंने बसत इसरार 2 बोतलों का ऑर्डर दे दिया। मैंने मुख्तसरन इन्हें बताया कि मैं बम्बई से किसी काम के लिए आया हूँ। साथ ही इन्हें यह भी बता दिया कि मैं पंजाब की चोपड़ा फैमिली से हूँ और मेरी मादरी जुबान पंजाबी है और हम लुधियाना के रहने वाले हैं। दर हकीकत मेरा ननियाल भी तकसीम हिंद से कबल लुधियाना में रहता था और मैंने लुधियाना के महलों और सड़कों के नाम भी याद कर रखे थे। मैंने इन्हें कहा, बम्बई में तो सब बम्बई की महसूस हिंदी बोली बोलते हैं, चाहे वह पंजाबी ही क्यों ना हो। आप यहाँ ठेठ पंजाबी में बात कर रहे थे और मुझे अपने हम जबानों से मिलकर बड़ी खुशी हुई है। बस जी फिर क्या था, चारों सिख सत श्री अकाल हो गई। अब बातें शुरू हुई तो मैंने इनके गिलास लबालब भर दिए। पानी मिलाए बगैर ही सरदार साहिबान इन्हें डकार गए। मैंने फिर गिलास भरे। मेरी ख्वाहिश थी कि ये जल्द नशे में हो जाएं तो मैं इनसे अपने मकसद की बातें जान सकूं। जब इन्हें अच्छी खासी चढ़ गई तो मैंने कहा कि आप यहाँ कितने अरसे की ट्रेनिंग के लिए आए हैं। इनमें से 2 की वर्दियों के निशानों से मालूम हुआ कि वह दोनों एक ही रेजिमेंट से और बाकी 2 मुख्तलिफ रेजिमेंटों से थे। एक ही रेजिमेंट के 2 सिखों ने कहा कि वो 3 माह की ट्रेनिंग के लिए आए हैं और सिर्फ 25 दिन के बाद इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, क्या सिर्फ 3 माह में टैंक चलाने की ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है? इन्होंने कहा, नहीं जी, नए रंग रूट के लिए तो ट्रेनिंग बहुत वक्त लेती है। हम तो नए टैंकों की ट्रेनिंग लेने आए हैं। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, नए टैंकों से आपकी क्या मुराद है? मेरी मालूमात के मुताबिक तो हमारे पास रूसी टैंक हैं। एक सरदार नशे में झूमते हुए कहने लगा, बाबू जी, जैसे मोटरों के मॉडल हर साल बदलते हैं लेकिन नाम वही रहता है, उसी तरह साल 2 साल बाद नए मॉडल के टैंक बन जाते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास तो रूसी T सीरीज के टैंक हैं। वो कहने लगा कि बेशक हमारे पास T सीरीज के ही टैंक हैं, लेकिन अब नए T सीरीज के टैंक आए हैं। शराब के नशे में इसने T सीरीज के नए टैंकों के नंबर भी बता दिए। मैंने फौरन ही ये नंबर जहन में महफूज कर लिए और गुफ्तगू जारी रखते हुए पूछा कि आप क्या ट्रेनिंग खत्म करके अपने रेजिमेंटल सेंटर में जाएंगे या छुट्टी पर घर जाएंगे? जवाब आया कि पहले रेजिमेंटल सेंटर जाएंगे और फिर वहाँ से जहाँ रेजिमेंट डिप्लॉय होगी वहाँ जाएंगे। मैंने कहा, सरदार जी, मैं चाय का कारोबारी आदमी हूँ, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती।
میں خود کو بھی نشے میں چور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میرا کوئی سوال انہیں شک میں نہ ڈال دے۔ کسی سکھ نے کہا، بولے بادشاہو، ہر انفینٹری ڈویژن کے ساتھ 1 یا 2 ٹینک ریجمنٹس ہوتی ہیں۔ جس انفینٹری ڈویژن کے ساتھ ہماری ریجمنٹ منسلک ہے وہ فاضلقہ ہیڈ ورکس کے قریب ہے۔ اس نے مزید سمجھاتے ہوئے کہا، آرٹلری والے پہلے ہمارا راستہ صاف کرتے ہیں اور پھر کبھی ہم آگے اور انفینٹری پیچھے اور کبھی انفینٹری آگے اور ہم پیچھے اور یوں دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ میں نے باقی تینوں فوجیوں سے بھی خاصی اچھی معلومات حاصل کر لی، مثلا یہ کہ T-57 کے علاوہ کسی سیریز کے جدید روسی ٹینک اور فرانسی AMX-30 اور PP-76 ٹینک بھی مغربی پاکستان کے بارڈر پر متعین انفینٹری ڈویژن کے ساتھ منسلک ہیں۔ مزید جو تفصیلات میں نے حاصل کی وہ وجہ میں یہاں نہیں بیان کر سکتا، بہرحال کارآمد معلومات حاصل ہوئی۔ میں نے ان کے کھانے کا آرڈر دیا اور رات 11:30 بجے ہم اگلے روز پھر ملنے کا وعدہ کر کے اپنی اپنی راہ چل دی۔ میں ہوٹل میں پہنچا اور ان سب اہم اطلاعات کو کوڈ میں لکھا۔ یہ میری پہلی کامیابی تھی۔ اگلی شام مزید معلومات حاصل کرنے کا پروگرام بنا کے میں سو گیا۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔